नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 94 में गौ सदन में उपस्थित हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा जो है हवन का कार्यक्रम हुआ, जिसका संचालन पूरी तरह से पुरोहित के तौर पर शान सागर और उनकी पत्नी शालू सागर ने किया। तो आइए मिलते हैं कि ये कार्यक्रम किसने कराया था, इसका आयोजक मुख्य रूप से कौन था और इसका मकसद क्या था। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो है आपने ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से जो है हवन को संपन्न कराया और सैकड़ों लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। इसका मेन पर्पस क्या था, मकसद क्या था? देखिए, जो हमारी श्रीजी गौ सदन है सेक्टर 94 नोएडा में, ये सन 2000 में बनी और इसके बाद लगभग पिछले 14 वर्षों से हर महीने पहले रविवार एक मासिक हवन होता है। हर महीने पहले रविवार को फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ यहाँ एक हवन होता है, जिसमें हमारे जितने भी मेहमान गौशाला आते हैं उनको निमंत्रण दिया जाता है। कार्यकारी सदस्य रहते हैं। और देखिए, एक मकसद है इस यज्ञ का, धर्म तंत्र के माध्यम से जनमानस का परिष्कार। किसी व्यक्ति को आप कोई संस्कार देना चाहें, अच्छी शिक्षा देना चाहें, लोक शिक्षण की बात करना चाहें, राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करने की देने की भावना आपकी उत्पन्न होगी, तो वो धर्म तंत्र का आपको माध्यम देना पड़ेगा। वो वहाँ पर वैसा एनवायरनमेंट माहौल बनाना पड़ेगा। आप प्रत्येक माह के प्रथम संडे को रविवार को ये कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ये आज का कार्यक्रम जो है किसने आयोजित किया? अच्छा, अब इसमें आयोजन भी ऐसा होता है कि यज्ञ के निमित्त हम कुछ यजमान बनाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आज 7 यजमान बने थे, तो प्रत्येक यजमान से 3100 रुपये का उसमें दान लिया जाता है, या उनसे उसमें आप शुल्क कह लीजिए, अनुदान लिया जाता है। तो उसी में यज्ञ का सारा खर्चा आता है, और जो वो यज्ञ के निमित्त जो अनुदान आता है उन्हीं यजमान परिवारों के द्वारा उसी से जो भी भोजन प्रसाद, आपने भी जैसा कहा सैकड़ों लोगों का भोजन प्रसाद उसी खर्चे से बनता है। श्रीजी गौ सदन में दिए गए दान में जो लोग दान देते हैं, उस दान का सारा व्यय खर्चा गौशाला के ही कल्याण के लिए होता है। यहाँ कितनी गौ माता होंगी? इस समय लगभग 1400 गौ वंश है, जिसमें लगभग 700 गौ माता हैं और 700 बछड़े बैल, ऐसे सारा गौ वंश 700 और गौ माता लगभग 1400 का परिवार यहाँ पर है। तो ये गौ वंश की रक्षा के लिए ये बहुत सराहनीय कदम उठाया गया, देखा जाए तो। गौ रक्षा की देखिए, कुछ संस्थापक सदस्यों के मन में ऐसे आया, आपने देखा होगा कि गौ माता या बैल सड़कों के ऊपर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं असहाय जानवर की तरह। अब गौ माता को हमारे हिंदू धर्म माता का दर्जा दिया गया है। उन लोगों ने कहा कि नोएडा अथॉरिटी से हम एक लैंड अलॉट करवा के एक गौशाला बनाते हैं, और उस ट्रस्ट के माध्यम से जितनी भी वो गौशाला अब जैसी कुछ होती हैं, वो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, या कुछ भी कोई बीमार लाचार इधर उधर घूम रही होती हैं तो लोग बताते हैं, तो उस गाय माता को या बैल को या गौ परिवार के बछड़े को गौशाला में ले आया जाता है। और उनका यहाँ पर फिर आपने देखा इतने हमारे बाड़े बने हैं, उनकी देखरेख होती है, और इस ट्रस्ट अनुदान के माध्यम से ही ये सारा का सारा इतना बड़ा प्रकल्प चलता है। मतलब समझा जाए कि यहाँ गौशाला में गौ माताओं की, गौवंश की रक्षा और उनका जो है विकास भी होता है, स्वास्थ्यवर्धन भी होता है, और नागरिकों को अच्छे संस्कार देने के लिए हवन पूजन के माध्यम से उनको संस्कार देने का काम भी किया जाता है। ये संस्कार देने का काम, देखिए हमारे हिंदू धर्म में रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज, संस्कारों का पुनरुत्थान। एक धर्म क्या है? धर्म और अध्यात्म आज के परिवेश में समाज में रहते हुए अपने जनरेशन्स को, बच्चों को, यंग जनरेशन को हम संस्कार दे पाएँ, उनमें संस्कारों का बीजारोपण। जैसे आपने देखा पूरा समय यज्ञ में थे कि मैं कहता हूँ, मैं एम्फेसाइज करता हूँ, बच्चे घर में जब भी सुबह उठे अपने घर में बड़ों का, पृथ्वी माता को प्रणाम करें, बड़ों का चरण स्पर्श करने के बाद अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। अच्छा, शालू जी आपकी धर्म पत्नी हैं, ये भी बहुत अच्छे से उच्चारित कर रही थी गायत्री मंत्र और सारी चीज़ें, आपका साथ दे रही थी कंधे से कंधा मिलाकर। तो आप लोग दोनों मिलकर जो है ये हवन कार्यक्रम करते हैं, कब से करते हैं? हम इस गौशाला में, वो बताएंगे। हाँ, मैं एक सेंटेंस बोल दूं, 12 साल से हम कर रहे हैं, बाकी आप बताइए। शालू जी ये बताइए आप कि आपके पति इतनी तन्मयता से जो है आध्यात्म और धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, गौवंश की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। कब से आप जो है अपने पति के इस काम में सहयोग करती हैं? लगभग 12 वर्ष हो गए हम लोग यहाँ पर नित्य, मतलब हर माह आते हैं और यज्ञ कराते हैं।
तो ये एक मैं समझती हूँ कि ये हमारा अपनी तरफ से ये समाज की इसके लिए एक सेवा है हमारी। और हम दोनों जने कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस जो भी हमें भगवान ने दिया है या एक सिखाया है यज्ञ करना, वो मैं देकर सोचती हूँ कि ये बड़ा पुण्य का काम है। और गौशाला जैसे दिव्य जगह पर यहाँ पर बहुत लोगों को यज्ञ से फ़ायदा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आज के मॉडर्न युग में बच्चे जो हैं धार्मिक कर्मकांडों से दूर भागते जा रहे हैं, ऐसे में आप पति पत्नी की जो है क्या भूमिका आप महसूस करते हैं और बच्चों को कैसे संस्कारवान बनाया जाए जिससे वे अपनी पुरानी जो है सनातन संस्कृति को आत्मसात करते हुए विकास में आगे जाएं? हम लोग 2 कार्य तो हर यज्ञ में करते ही हैं, एक जन्मदिन बनाने का कार्य और दूसरा विवाह उत्सव। तो चाहे कोई भी उस समय यज्ञ में आए और उसका जन्मदिन उस महीने में हो या आसपास हो, तो उनको बिठा कर उनको आशीर्वाद भगवान का फूलों की वर्षा करके देते हैं, ऐसे विवाह उत्सव। और ये समझाते हैं कि ये जन्मदिन कितना महत्वपूर्ण है और विवाह दिवस कितना महत्वपूर्ण है। ये जन्मदिन, जिस दिन हमें भगवान ने जन्म दिया, संसार में भेजा, और हमें किस उद्देश्य से भेजा, कहीं ना कहीं हमारा क्या, जिस जाति धर्म और जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं उसके लिए हमारा क्या कर्तव्य है। तो ये हम ज़रूर बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं, उनको विद्यारंभ संस्कार या कोई भी और संस्कार है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक चूड़ामणि संस्कार जिसे कहते हैं, मुंडन संस्कार कराया। तो ऐसे छोटे बच्चे आते हैं, कोई कहता है कि मुझे ऐसा कराना, तो वो भी हम लोग करा देते हैं। और विवाह उत्सव में तो ये होता है कि पति पत्नी दोनों आते हैं, तो इतना बड़ा वो पूरे परिवार के साथ आते हैं। जब माता पिता को या ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चे देखते हैं कि उनका जो है एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी यहाँ मनाई जा रही है इस तरह से, तो छोटे बच्चों को तो ऑटोमेटिक संस्कार आ गया। तो ये हम लोग का उद्देश्य है। शालू जी, डिजिटल युग में बहुत ज़्यादा इंटरनेट की चलते जो है बच्चे जो है दिग्भ्रमित हो रहे हैं। ऐसे हालात में जो है आप नौजवानों को और जो बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और संस्कृति के लिए एक ही मेरा उद्देश्य है, वयम राष्ट्रे जागृहम पुरोहिता, कि हम राष्ट्र को के जागृत पुरोहित हों और इस राष्ट्र में जहाँ हम पैदा हुए हैं वो हमें गर्व होना चाहिए। इस राष्ट्र, अपनी भूमि पे, अपने भारत माता पे गर्व हो कि हम यहाँ पर पैदा हुए हैं। जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं हमें गर्व होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद नंबर 2 कुछ भी आता है कि आप पृथ्वी माता को प्रणाम करें, आप अपने माता पिता को प्रणाम करके अपना जीवन बढ़ाएं, या उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है। पहले तो घर से मैं खुद पहले सीखूं, उसके बाद मैं परिवार को सिखाऊं। ये वाली चीज़ ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने बच्चों को बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छाई अपने जन्मदिन पर आप अपना एक हैबिट बनाइए। कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी धर्म संस्कृति को, अपने राष्ट्र को लेकर, वो अपनाइए। और कोई ना कोई एक चीज़ अपने छोड़ने का संकल्प लीजिए, चाहे बेशक वो एक दिन में नहीं छूटती है, 1 साल में 2 साल में छूटे, लेकिन वो हमेशा माइंड में रखें कि हमें छोड़नी है, तो ज़रूर सुधार होएगा। नमस्कार। एक मैं इसमें वाक्य और जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने अपने देश में जन्म लिया है, तो हमको भी, अब हमें ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, तो हमको भी अपने समाज और राष्ट्र को भी पे बैक करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ मैं बहुत एम्फेसाइज करता हूँ, समयदान, प्रतिभादान और अंशदान। आप अपने राष्ट्र को क्या दे सकते हैं? समयदान, प्रतिभादान और अंशदान। देखिए, अगर आप उद्योग, ज़रूरी तो नहीं कि हर व्यक्ति उद्योगपति है, आप और हम तो उद्योगपति नहीं है, लेकिन हम अपनी प्रतिभा और समय दे सकते हैं। जो उद्योग में है वो समय नहीं दे सकते। अगर किसी की फैक्ट्री में 100, 200, 500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो वो समय नहीं दे पाता, लेकिन जो समाज राष्ट्र के लिए समय दान दे सकता है वो समय दान दे। कोई अपनी प्रतिभा दे सकता है वो अपनी प्रतिभा दे। जैसे हमारे यहाँ पर आप गौशाला देखिए, पूरा, जैसे वो कह रहे थे, आप पूरा देखिए, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है, बाकायदा लैब है, उसमें डॉक्टर है, विद्यार्थी अपना समय दान करते हैं। तो अगर आप टेक्निकली इतने क्वालिफाइड हैं, आप समाज के लिए समय दान करिए, अपनी प्रतिभा का दान करिए और अंशदान करिए। इन्हीं मूल्यों के आधार पे ही जीवन भी आगे बढ़ेगा और राष्ट्र भी निरंतर प्रगति करता हुआ चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।